नमस्कार। आज हम मानव शरीर के एक बहुत ही अहम बुनियादी हिस्से पर बात करने वाले हैं, जैविक ऊतक यानी टिश्यूज। हमारे पास जो जानकारी है वो ऊतकों का एक अच्छा ओवरव्यू देती है कि भाई ये क्या हैं, कितने तरह के होते हैं और इनके काम क्या क्या हैं। तो आज हमारा मकसद है कि इस जानकारी के आधार पर हम जरा ऊतकों को ठीक से समझें, उनके जो मुख्य प्रकार हैं उन पर बात करें और उनके काम क्या हैं ये देखें। हम फोकस करेंगे 4 मुख्य प्रकारों पर: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस ऊतक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये ऊतक होता क्या है आखिर। ऊतक असल में देखिए ये कोशिकाओं का एक समूह है। मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनकी बनावट एक जैसी हो और वो मिलकर एक टीम की तरह काम करें, एक खास काम। अच्छा, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कोशिकाओं का। हाँ बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि इन कोशिकाओं के बीच में खाली जगह नहीं होती है। उनके बीच में एक तरह का पदार्थ भरा होता है। इसे इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स कहते हैं। इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। हाँ, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोशिकाओं के बीच का कोई सीमेंट हो या कोई ढांचा जो उन्हें सहारा देता है, जोड़ता है और उनके काम करने के तरीके पर भी असर डालता है। तो ये मैट्रिक्स भी ऊतक का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, तो कोशिकाएं और उनके बीच का ये मैट्रिक्स, ये मिलकर ऊतक बनाते हैं। और आपने बताया कि 4 मेन टाइप हैं। हाँ जी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। यहाँ एक दिलचस्प बात है इनकी उत्पत्ति, मतलब ये बनते कैसे हैं। देखिए, जब शरीर का विकास शुरू होता है ना, तो कोशिकाएं कुछ परतों में जम जाती हैं। इन्हें भ्रूणीय परतें या एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहते हैं। एक्टोडर्म यानी बाहरी परत, मीजोडर्म यानी बीच की परत और एंडोडर्म अंदर वाली। और ये जो अलग अलग ऊतक हैं, ये इन्हीं परतों से बनते हैं फिर। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर थोड़ी विविधता दिखती है। जैसे एपिथेलियल ऊतक को लीजिए, ये तीनों ही परतों से बन सकता है, एक्टोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी। तीनों से। हाँ, शायद इसीलिए ये शरीर में इतनी अलग अलग जगहों पर मिलता है और इतने तरह के काम करता है। अच्छा, और बाकी के ऊतक जैसे कनेक्टिव या मस्कुलर। कनेक्टिव और मस्कुलर ऊतक ये दोनों मुख्य रूप से बीच वाली परत यानी मेसोडर्म से बनते हैं। ओके। जबकि नर्वस ऊतक जो है वो बाहरी परत एक्टोडर्म से बनता है। तो ये दिखाता है कि कैसे डेवलपमेंट के शुरू में ही कोशिकाएं अपना अपना रास्ता चुन लेती हैं खास तरह के ऊतक बनाने के लिए। ये तो वाकई एक कमाल की योजना लगती है शरीर की। चलिए अब पहले वाले पर आते हैं, एपिथेलियल ऊतक। इसे थोड़ा समझते हैं। जानकारी कहती है कि इसके काम तो कई हैं, जैसे शरीर की रक्षा करना, कुछ कुछ चीजें बनाना और छोड़ना यानी स्राव करना, चीजों को सोखना, बेकार चीजों को बाहर निकालना, और यहां तक कि प्रजनन में भी इसका रोल है। और ये भी लिखा है कि ये ऊतक शरीर की बाहरी सतह, जैसे हमारी स्किन, उसको ढकता है, और अंदर भी जो खोखली जगहें हैं या अंग हैं उनकी अंदरूनी परत बनाता है। तो ये एक तरह से शरीर की कवरिंग या लाइनिंग हुई। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट। ये शरीर का आप कह सकती हैं बाहरी दुनिया और अंदर के माहौल के बीच का एक इंटरफेस है। अब इसकी बनावट को देखें तो इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। सिंपल एपिथेलियम, जिसमें कोशिकाओं की बस एक परत होती है। सिर्फ एक परत? हाँ, सिर्फ एक। और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम, जिसमें कई परतें होती हैं। सिंपल वाला मतलब एक परत वाला, इसका क्या मतलब हुआ फिर फंक्शन के हिसाब से? देखिए, एक परत होने की वजह से ये ऊतक थोड़ा नाजुक होता है। तो ये ऐसी जगहों पर मिलेगा जहां चीजों का जल्दी से आर पार जाना जरूरी हो, जैसे सोखना या फिल्टर करना। उदाहरण के लिए? जैसे फेफड़ों में जो हवा की छोटी छोटी थैलियां होती है ना, एल्वियोलाई, वहां सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, बिल्कुल पतला, ताकि गैसें आसानी से आ जा सकें। या फिर गुर्दे की नलिकाओं में वहां सिंपल क्यूबॉइडल होता है, जो फिल्टर करने और सोखने में मदद करता है। तो यहाँ बनावट सीधे काम से जुड़ी है। अच्छा, सामग्री में एक एंडोथीलियम शब्द भी था। हाँ, एंडोथीलियम। वो असल में हमारे खून की नलियों, मतलब ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर की परत बनाने वाला सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ही है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खून और आसपास के ऊतकों के बीच क्या आएगा जाएगा उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पर, जिसमें कई परतें होती हैं। हाँ, तो जैसा नाम से ही लग रहा है कई परतें हैं, तो मतलब ज्यादा मजबूती, ज्यादा सुरक्षा। इसका मेन काम ही यही है कि शरीर के उन हिस्सों को घिसाव से, रगड़ से, चोट से बचाए जहां इसका खतरा ज्यादा होता है। जैसे?
जैसे हमारी त्वचा। स्किन की जो सबसे बाहरी परत है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। कई लेयर्स होती हैं उसमें। और इसमें एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम का भी जिक्र था। हाँ, वो एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड एपिथेलियम है। ये मुख्य रूप से हमारे यूरिनरी सिस्टम में मिलता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में। ब्लैडर में। जी, इसकी खासियत ये है कि ये फैल सकता है, मतलब स्ट्रेच हो सकता है। जब ब्लैडर भरता है तो ये ऊतक खिंच जाता है और जब खाली होता है तो सिकुड़ जाता है। तो कंपाउंड एपिथेलियम का काम हुआ प्रोटेक्शन और ट्रांजिशनल वाले का थोड़ा लचीलापन भी। समझ गया। तो एपिथेलियल ऊतक हमारे शरीर की सरहदों पर एक गार्ड और गेटकीपर की तरह है। अच्छा, अब दूसरे प्रकार पर आते हैं, कनेक्टिव ऊतक। इसके नाम से ही लगता है कि ये कुछ जोड़ने का काम करता होगा। बिल्कुल, नाम ही इसका काम बता रहा है। इसका मुख्य काम है शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना, उन्हें सहारा देना, उनकी हिफाजत करना, कुछ चीजें स्टोर करना जैसे फैट, और चीजों को इधर उधर ले जाना यानी परिवहन। इसकी बनावट एपिथेलियल वाले से अलग कैसे है? कनेक्टिव ऊतक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसकी कोशिकाएं वो अक्सर एक दूसरे से काफी दूर दूर होती हैं और उनके बीच का जो मैट्रिक्स है ना, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, वो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मैट्रिक्स ज्यादा होता है इसमें। हाँ, ये मैट्रिक्स ही कनेक्टिव ऊतक की जान है, समझिए। ये एक तरह का जेल जैसा पदार्थ होता है जिसमें अलग अलग तरह के रेशे, मतलब फाइबर्स होते हैं। अब ये मैट्रिक्स कैसा है, तरल है, जेल जैसा है या एकदम ठोस है, और उसमें कौन से फाइबर हैं, कितने हैं, यही तय करता है कि कनेक्टिव ऊतक कैसा होगा और क्या काम करेगा। जैसे? कुछ उदाहरण? बिल्कुल, जैसे खून, ब्लड, वो भी कनेक्टिव ऊतक है। बिल्कुल उसका मैट्रिक्स तरल होता है, प्लाज्मा। फिर हड्डी को लीजिए, बोन, बिल्कुल वो भी कनेक्टिव ऊतक है, लेकिन उसका मैट्रिक्स कैल्शियम वगैरह की वजह से एकदम ठोस और सख्त होता है। या फिर त्वचा के नीचे जो ढीला ढाला कनेक्टिव ऊतक होता है, एरियोलर टिश्यू, उसका मैट्रिक्स जेल जैसा होता है जिसमें कई तरह के फाइबर होते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अलग अलग तरह का है। सामग्री में इसके कुछ रक्षात्मक कामों का भी जिक्र था। हाँ, कनेक्टिव ऊतक सुरक्षा में भी बहुत अहम है। एक तो ये कई अंगों के चारों ओर एक फिजिकल बैरियर, मतलब एक दीवार जैसा बनाता है। दूसरा, इसमें कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, जैसे मैक्रोफेज, जो बाहर से आए बैक्टीरिया या दूसरे नुकसानदेह चीजों को खा जाती हैं। इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फाइगोसाइटोसिस। ओके। और तीसरा, कुछ कोशिकाएं एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो ये सिर्फ जोड़ता नहीं, बचाता भी है। तो इसे किन श्रेणियों में बांटा गया है? मोटे तौर पर 3 मेन कैटेगरीज हैं: प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या क्या आता है? इसमें कई तरह के ऊतक हैं, जैसे एरियोला टिश्यू, मैंने बताया ना, ढीला ढाला सा, जो अंगों के बीच की खाली जगह भरता है, एक तरह का पैकिंग मटेरियल। फिर एडिपोस टिश्यू यानी फैट टिश्यू, ये एनर्जी स्टोर करता है, शरीर को गर्म रखता है। हाँ, इसमें वो ब्राउन फैट का भी जिक्र था। हाँ बिल्कुल, ब्राउन फैट, ये खास तौर पर छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में ज्यादा होता है। ये सीधे गर्मी पैदा करने में मदद करता है, जो उनके लिए बहुत जरूरी है। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होते हैं, एकदम कसकर भरे हुए। ये टेंडन्स में होता है, जो मसल्स को हड्डी से जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स में, जो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। ये बहुत मजबूती देता है, रस्सी की तरह। अच्छा। और दूसरा था स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। जैसा नाम से लग रहा है, ये कंकाल से जुड़ा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये शरीर को ढांचा देता है, सहारा देता है। इसमें 2 मुख्य चीजें आती हैं: कार्टिलेज यानी उपास्थि और बोन यानी हड्डी। कार्टिलेज ये कहाँ होता है? कार्टिलेज भी T तरह का होता है। हाइलिन कार्टिलेज सबसे कॉमन है। यह हमारी नाक की नोक पर, सांस की नली में और जोड़ों पर होता है, ताकि हड्डियां आसानी से मूव कर सकें, घिसे नहीं। फिर होता है फाइब्रो कार्टिलेज। ये बहुत मजबूत होता है, दबाव झेल सकता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच की डिस्क में होता है। और इलास्टिक कार्टिलेज वो लचीला होता है, जैसे हमारे कान का बाहरी हिस्सा। अच्छा, कान वाला। हाँ, तो यहाँ भी जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरह के कार्टिलेज हैं। और हड्डी तो खैर हम जानते हैं, शरीर का ढांचा। हाँ, हड्डी हमारा मेन फ्रेमवर्क बनाती है, अंदर के अंगों की हिफाजत करती है, कैल्शियम स्टोर करती है, और हाँ, बोन मैरो में खून की कोशिकाएं भी बनाती है। और तीसरी कैटेगरी थी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें 2 मेन तरल पदार्थ आते हैं: ब्लड यानी रक्त और लिम्फ यानी लसीका। ब्लड का काम तो हम सब जानते हैं,
पूरे शरीर में ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन वगैरह पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाना। और लिम्फ? लिम्फ हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। ये शरीर में तरल पदार्थ का बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। तो आप देखिए कनेक्टिव ऊतक कितने अलग अलग रूपों में है और कितने जरूरी काम करता है। वाकई ये तो शरीर का मल्टीटास्कर लगता है। चलिए अब तीसरे प्रकार पर आते हैं, मस्कुलर ऊतक। सामग्री बताती है कि ये 3 तरह का होता है। स्केलेटल मसल जो हड्डियों से जुड़ी होती है, कार्डियक मसल जो दिल में होती है, और स्मूथ मसल। हाँ, और इन तीनों का बेसिक काम एक ही है, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना और उससे गति पैदा करना, मूवमेंट। जो स्केलेटल मसल है वो हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इनको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, हाथ उठाना, ये वॉलंटरी होते हैं। यानी ऐच्छिक। और बाकी 2? कार्डियक मसल, जैसा आपने कहा, सिर्फ दिल की दीवारों में होती है। ये लगातार सिकुड़ती रहती है, खून को पंप करती है। ये हमारी मर्जी से नहीं चलती, ये इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक, अपने आप चलती है। हाँ। और स्मूथ मसल ये हमारी आंतों, खून की नलियों, ब्लैडर जैसे अंदरूनी अंगों की दीवारों में होती है। ये भी इनवॉलंटरी होती है, जैसे खाने को पाचन नली में आगे बढ़ाना या ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करना। तो शरीर की लगभग हर तरह की हरकत, चाहे बाहर की हो या अंदर की, वो मस्कुलर ऊतक की वजह से ही होती है। मतलब इसके बिना तो जीवन ही नहीं। और आखिर में चौथा प्रकार, नर्वस ऊतक। नर्वस ऊतक ये हमारे शरीर का, कह लीजिए, कमांड और कंट्रोल सेंटर है। इसका मेन काम है नर्व इम्पल्स के जरिए इंफॉर्मेशन को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजना। नर्व इम्पल्स मतलब वो सिग्नल? हाँ, बिल्कुल। ये इलेक्ट्रिक और केमिकल सिग्नल जैसे होते हैं जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नसों के पूरे नेटवर्क में दौड़ते हैं। तो सोचना, महसूस करना, किसी चीज पे रिएक्ट करना, ये सब इसी से होता है। बिल्कुल। इसी ऊतक की वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं, सोच पाते हैं, चीजें याद रख पाते हैं और अपने शरीर की सारी गतिविधियों को कंट्रोल कर पाते हैं। ये शरीर का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे तेज कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये बाकी सारे ऊतकों और अंगों के बीच तालमेल बिठाता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऊतक क्या हैं? कोशिकाओं और उनके बीच के मैट्रिक्स से बने ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं जो शरीर में कोई खास काम करते हैं। और ये मुख्य रूप से 4 तरह के हैं। एपिथेलियल जो कवरिंग, प्रोटेक्शन और लेन देन का काम करता है। कनेक्टिव जो जोड़ने, सहारा देने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने और बचाने का काम करता है। मस्कुलर जो गति और हरकत देता है। और नर्वस जो कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन संभालता है। हर एक की अपनी खास बनावट है, अपना काम है और यहाँ तक कि उनकी भ्रूणीय उत्पत्ति भी अलग अलग हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है जो इस सामग्री के दायरे से थोड़ा सा आगे है। हमने देखा कि ये ऊतक अलग अलग भ्रूणीय परतों से पैदा होते हैं, है ना? हाँ। लेकिन फिर भी ये एक साथ आकर इतने परफेक्ट तरीके से जुड़ जाते हैं कि उनसे जटिल अंग बनते हैं। जैसे दिल को ही लीजिए, उसमें चारों तरह के ऊतक मौजूद होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, ये बात तो है। ये इंटीग्रेशन, ये जुड़ाव होता कैसे होगा? यही तो बड़ा सवाल है। डेवलपमेंट के दौरान ये कोशिकाएं और ऊतक आपस में कैसे बातचीत करते होंगे? उन्हें कैसे पता चलता है कि किधर जाना है, किससे जुड़ना है और क्या शक्ल लेनी है? ये पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सेल्यूलर कम्युनिकेशन के बहुत गहरे और फैसिनेटिंग सवाल हैं। ये समझना कि प्रकृति ये पूरा ऑर्केस्ट्रा कैसे कंडक्ट करती है, ये वाकई आगे सोचने और खोजने लायक विषय है।